नमस्कार दोस्तों, A to Z स्कैफोल्डिंग सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन। सबसे पहले देखते हैं स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन टॉपिक में हम लोग क्या क्या पॉइंट कवर करने वाले हैं। ये हमारा है टॉपिक स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन। उसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन। तो दोस्तों स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम लोग को मालूम होना बहुत जरूरी है, ये पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉमन इंस्टेंसेस व्हेन स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन आर नेसेसरी, मतलब स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन हम लोग को कब कब जरूरी है करना, उसका ये जो सेकंड पॉइंट है। थर्ड जो हमारा पॉइंट है कवर करने वाले स्टेप बाय स्टेप स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन, मतलब स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन के जो स्टेप्स है कुछ या जो कैसे करना है हम लोग को वो देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा टॉपिक स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट ऑफ दी स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन, स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है या जो स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन करने से हम लोग को क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो देखेंगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट है सेफ्टी एश्योरेंस, मतलब सेफ्टी के प्रति विश्वास निर्माण होना। स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन से सेफ्टी एश्योरेंस में मतलब जो स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन हम लोग जो भी करते हैं जिसके कारण हम लोग को ईजा हो सकती है या हम लोग को इंजरी हो सकती है, ऐसे जो हजार्ड है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उसको जो है नहीं होने से रोकने के लिए हम लोग को स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन जरूरी है। मतलब फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेफ्टी एश्योरेंस, मतलब सेफ्टी के प्रति विश्वास निर्माण करना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंप्लायंस विथ रेगुलेशन, जो स्कैफोल्डिंग रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन है या जो स्टैंडर्ड्स है उसको मेंटेन करने के लिए उसके लिए हम लोग को स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन जरूरी है और उसको करके ही हम लोग स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन करने के बाद ही उसके ऊपर काम करना है। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, कोई भी स्कैफोल्ड रिलेटेड जो एक्सीडेंट और इंसिडेंट है उसको हम लोग रोक सकते हैं। अगर स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन अच्छी तरह से हो गया तो कोई स्कैफोल्ड रिलेटेड जो हजार्ड्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे या रिस्क है वो कम हो जाएगी। तो इसके कारण क्या करेंगे हम लोग स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन से फिर क्या होगा एक्सीडेंट प्रिवेंटेशन, मतलब एक्सीडेंट को हम लोग रोक सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर। स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन करने के बाद जो हमारा स्कैफोल्ड है वो पूरा ओके है, उसी के बाद ही उसके ऊपर जो भी टैग है वो डिस्प्ले किया जाता है। तो जब टैग डिस्प्ले होगा मतलब उसमें स्कैफोल्डिंग में पूरा जो उसका जो रूल्स के हिसाब से बना है या जो हैंडरेल है, टो बोर्ड है या जो हम लोग को जो सेफ्टी रिलेटेड जो फीचर्स है वो भी सब हम लोग उसमें प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या हो सकता है हम लोग का जो वर्कर का है उसको मतलब फॉल प्रोटेक्शन है, कोई भी आदमी गिरने से हम लोग बचाते हैं। उसके बाद ये भी तो इंश्योर करते हैं कि कोई लूज मटेरियल तो ऊपर में नहीं रखा है, कोई पाइप हो सकता है या कोई दूसरा मटेरियल भी हो सकता है। तो वो अगर करने से क्या हो सकता है जो वर्कर्स है जो काम करने वाले उन लोगों को अच्छे से प्रोटेक्शन मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा रिस्क मिटिगेशन, जो रिस्क है उसको हम लोग इंस्पेक्शन करने के टाइम में पूरा जो है रिड्यूस करते हैं। तो रिस्क है स्कैफोल्डिंग रिलेटेड उसको हम लोग कम करते हैं, जैसे कि फॉल प्रोटेक्शन हो गया, जाने आने का एक्सेस हो गया, उसके बाद में ऊपर में कोई लूज मटेरियल नहीं, ये सब हमने अगर ऊपर में पूरा इंस्पेक्शन अच्छे से किया तो क्या है रिस्क मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब उसका शमन करना या कम करना उसको या रिस्क को हम लोग रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी में क्या है स्ट्रक्चर का जो अखंडता है, जैसे कि कोई भी जो स्कैफोल्ड हमने बनाया है उसका जो लोड है, कितना लोड लेने की कैपेसिटी है, वो सब इंस्पेक्शन में ही हम लोग कवर करते हैं। तो इसके कारण क्या है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन का। अगर इंस्पेक्शन सही से हुआ होगा तो स्ट्रक्चर है वो लोड के लिए कैपेबल है कि नहीं है वो भी हम लोग को मालूम चल जाएगा। इसके लिए स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें डॉक्यूमेंटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। डॉक्यूमेंटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी में क्या आता है, स्कैफोल्डिंग में डॉक्यूमेंटेशन क्या आएगा, जैसे कि उसका चेकलिस्ट, जैसे कि हम लोग जब भी हमारा जो इंस्पेक्टर है इंस्पेक्शन के लिए जाता है वो टाइम में उसका चेकलिस्ट रहता है, वो चेकलिस्ट को फुलफिल करता है, जो भी ये कंपोनेंट उसमें लगा या कोई ऑब्जर्वेशन है नहीं है वो सब कुछ उसमें मेंशन करता है, हाइट कितना है, लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, लैडर कैसे लगा है, सब कुछ उसके अंदर में आता है। तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन है ये बहुत ही जरूरत है। क्यों, इन केस अगर इमरजेंसी अगर कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाता है वो टाइम में इन्वेस्टिगेशन या जो लीगल इश्यूज आते हैं उसको हैंडल करना बहुत ही आसान रहता है, क्योंकि हम लोगों ने चेकलिस्ट को फॉलो किया है, जो स्कैफोल्डिंग का स्टैंडर्ड है उसी हिसाब से बना है। उसके बाद भी अगर कुछ हो जाता है तो वो टाइम में हम लोग के पास एक प्रूफ रहता है। अकाउंटेबिलिटी मतलब जैसे कि उसके लिए जो जिम्मेदार आदमी, जो आदमी जिम्मेदार रहेगा तभी तो उसको अच्छे से इंस्पेक्शन करेगा, या जो आदमी उसका इंस्पेक्शन करेगा अगर उसको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं दिया है या कोई जिम्मेदारी नहीं है उसके लिए तो वो क्या करेगा, ऐसे ही टैग लिख के दे देगा भाई जाओ और कोई डालो और अपना काम करो। इसके लिए टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कारण क्या है उसका भी जो टैग देने वाला है उसका भी जिम्मेदारी बढ़ता है उसके कारण। नेक्स्ट है वर्कर अवेयरनेस, जैसे कि स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन में या स्कैफोल्डिंग का जो हम लोग
स्कैफोल्डिंग रिलेटेड कोई भी टीबीटी करते हैं तो उसमें क्या है, इंस्पेक्शन के टाइम में भी या जब भी हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं तो अगर को भी मालूम चल जाता है वो टैग देखने से, उसके ऊपर में जो टैग लगा है उसके ऊपर कोई हजार्ड लिखा हुआ है क्या, फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस का रिक्वायरमेंट है क्या, या ऐसा जो भी है सेफ्टी रिलेटेड जो है अवेयरनेस, मतलब जागरूकता निर्माण हो जाती है। भाई टैग देखना है हम लोग को जाने से पहले, इसके लिए स्कैफोल्ड जो इंस्पेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कॉस्ट सेविंग। अभी आप लोग बोलेंगे ये कॉस्ट सेविंग क्यों है इंस्पेक्शन में, क्या है कॉस्ट, हम लोग क्या सेव करते हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम लोग स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन अगर अच्छे से करते हैं, उसके कारण अगर कोई इंसिडेंट और एक्सीडेंट नहीं होता है, जो हमारा एम्प्लॉयर है जिसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं उसका बहुत सारा पैसा बचता है, क्योंकि कोई इंसिडेंट और एक्सीडेंट नहीं होगा। इंसिडेंट एक्सीडेंट होने के बाद आप लोगों को तो ये चीज मालूम ही होगा कि डायरेक्ट कॉस्ट रहता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट रहता है, तो ये सब जो है वो पैसा कंपनी का बहुत सारा बच जाता है। इसके लिए स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन अगर अच्छे से किया होगा, इंसिडेंट और एक्सीडेंट है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं होगा। इसके कारण क्या है, कंपनी का भी बहुत सारा पैसा बच जाता है और उसका टाइम भी सेव हो जाता है। नेक्स्ट है उसमें पब्लिक सेफ्टी। अभी ये पब्लिक सेफ्टी में क्या पॉइंट आएगा, जैसे कि कोई भी हम लोग बोलते हैं कि पब्लिक सेफ्टी के लिए ये रखा है, जैसे कि कोई भी नेट है ऊपर से हम लोगों ने कवर किया है, कोई भी मटेरियल फॉल नहीं होना है या डेब्रीज है नीचे नहीं आना है, क्योंकि स्कैफोल्डिंग में बोल नहीं सकते कि कौन सा मैकेनिकल एक्टिविटी होगा या सिविल होगा, वो तो हम लोग का जॉब के रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से हम लोग को वहाँ पे काम करना रहता है। तो वहाँ पर अगर हम लोगों ने उसको अच्छे से प्रोटेक्शन दिया, नेट लगाया, इसके कारण क्या हो जाएगा, हम लोग का जो पब्लिक है या आने जाने वाले जो वर्कर है वहाँ पे उन लोग को सेफ्टी हो जाएगा या उनके ऊपर कोई भी मटेरियल नहीं गिरेगा। नेक्स्ट है उसमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कोई भी स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन करते हैं तो आप लोग अगर कोई भी जो स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर है स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन करता है, अगर एक ऑब्जर्वेशन अगर कहीं पर भी मिलता है तो उस वही सेम वो ट्राई करता है कि जो नेक्स्ट इंस्पेक्शन में यही ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा, इसके लिए वो वर्कर के साथ टीबीटी में बात करता है या जो स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर है मॉर्निंग टीबीटी में वही बात को उन लोगों के साथ शेयर करता है, भाइयों ये जो कल स्कैफोल्ड बनाया था इसमें ये इंस्पेक्टर ने ऑब्जर्वेशन दिया था, तो ये आज के बाद नहीं आना चाहिए या आप लोग को उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है कि ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं चाहिए। इसके लिए क्या हो जाएगा, स्कैफोल्डिंग स्टैंडर्ड को धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन इंटेंसेस व्हेन स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन आर नेसेसरी। कॉमन इंटेंसेस व्हेन स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन आर नेसेसरी, मतलब स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन कब करना है हम लोग को। सबसे पहले तो हम लोग को ये बात मालूम होना चाहिए कि स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन कब करना है। अगर मालूम ही नहीं है तो जो भी है सब कुछ होने के बाद भी हम लोग स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन नहीं किया, नहीं रूल के हिसाब से 7 डेज बाद करना है या ऐसे, ये सब नहीं है। तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट है हम लोग देखते हैं। बिफोर इनिशियल यूज। बिफोर इनिशियल यूज में क्या है, आप लोग तो बोलेंगे यार हम लोग तो काम करने से पहले वो स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर जाता है, लेकिन स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर भी उसके ऊपर जाएगा तो उसको विजुअल इंस्पेक्शन करने के बाद ही उसके ऊपर जाना है। जो रिक्वायरमेंट है उसका जो बेसिक वो फुलफिल किया होगा तो ही उसके ऊपर जाके इंस्पेक्शन करना है, नहीं तो क्या है स्कैफोल्डिंग का जो इरेक्शन है वो सही से हुआ नहीं है और स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर उसके ऊपर में इंस्पेक्शन के लिए गया, क्या हो जाएगा, वही खुद ही गिर जाएगा। इसके लिए इनिशियल इंस्पेक्शन मतलब विजुअल इंस्पेक्शन भी हो सकता है या आप लोग जो स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर है उसको नीचे से ही पहले इंश्योर करना है कि भाई जो स्कैफोल्ड के ऊपर जाने वाले हैं वो सही है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारा ऑब्जर्वेशन है ग्राउंड लेवल से ही आपको दिख जाएगा। तो इसके लिए इनिशियल इंस्पेक्शन बहुत जरूरी है। सेकेंड है उसमें आफ्टर असेंबली एंड मॉडिफिकेशन। कोई भी स्कैफोल्ड है असेंबल होने के बाद, मतलब जैसे कि हम लोग इरेक्ट करने के बाद उसको इंस्पेक्शन करना है। सेकेंड, उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन भी होता है, बहुत सारा कंपनी में ऐसा जॉब एक्टिविटी है या जॉब है कि जहां पर भी आप विदाउट मॉडिफिकेशन स्कैफोल्डिंग का काम ही नहीं कर सकते हैं, स्कैफोल्ड मॉडिफिकेशन करना ही पड़ेगा। तो कोई भी स्कैफोल्ड है मॉडिफिकेशन किया जाता है उसमें या कुछ भी चेंजेस होता है तो इसके लिए एक मॉडिफिकेशन चेकलिस्ट रहता है, उसको फॉलो करना है। उसके बाद वो जो मॉडिफिकेशन होगा तो उसको इंस्पेक्शन, जो इंस्पेक्टर है उसको जाके उसको इंस्पेक्शन करना ही है, क्या मॉडिफिकेशन किया है, जो मॉडिफिकेशन किया सही से किया है कि नहीं है। नहीं तो स्कैफोल्डर में मॉडिफिकेशन तो कर दिया लेकिन उसने जहां पे काम करने वाले हैं तो वहां पे फॉल प्रोटेक्शन ही नहीं दिया, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए इंश्योर करना है हम लोग को जो स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर है कि सही से चेक करके टैग को रिन्यूअल करना है। नेक्स्ट है पॉइंट उसमें रेगुलर इंटरवल इंस्पेक्शन। रेगुलर इंटरवल इंस्पेक्शन में जो आपका वीकली इंस्पेक्शन है वो आता है, क्यों, क्योंकि जहां पर भी आप काम करने वाले हैं वहां पे 7 डेज के अंदर में वो जो स्कैफोल्ड टैग है उसको इंस्पेक्शन करना ही है। तो वो
बात हम लोग को ध्यान रखना है कि कोई भी स्कैफोल्ड टैग है उसको 7 डेज में इंस्पेक्शन करना ही है, री इंस्पेक्शन वो होना ही है, नहीं तो वो वैलिड नहीं है। अगर री इंस्पेक्शन टैग नहीं है तो उसके ऊपर में कोई भी आदमी जाके काम नहीं कर सकता है। 7 डेज से अगर ज्यादा हो जाता है तो उसके ऊपर कोई भी आदमी अलाउ नहीं है काम करने के लिए। इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है 7 डेज वाला उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर एडवर्स वेदर कंडीशंस। अभी आप बोलेंगे कि यार ये वेदर कंडीशन क्यों जरूरत है? तो दोस्तों इंडिया में हो सकता है कि क्लाइमेट का इतना इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आप गल्फ कंट्री में आएंगे या जहां पर बर्फीली जगह है, जहां पर हाई विंड स्पीड होता है या जहां पर आइस जहां पे गिरता है, तो ऐसी सब जगह रहती है, वहां पे हम लोग को जो इंस्पेक्शन है, कोई भी विंड स्पीड अगर ज्यादा हो जाता है उसके बाद इंस्पेक्शन करना है। अगर ज्यादा बर्फीली जगह है तो वहां पे कोई भी बर्फ गिरने के बाद जो भी प्लेटफॉर्म है उसको सही से इंस्पेक्शन करना है कि उसके ऊपर में जो आदमी जाने वाले उनको कुछ खतरा तो नहीं है, उसके ऊपर में पैर तो स्लिप नहीं होगा, ये सब हम लोग को देखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर इवेंट इंपैक्टिंग स्टेबिलिटी, कि कोई भी जहां पे एक्टिविटी हो रहा है, हो सकता है स्कैफोल्ड के ऊपर में कोई रिगिंग का एक्टिविटी चल रहा होगा या जो भी एक्टिविटी चल रहा है, तो हो सकता है कि कोई क्रेन स्कैफोल्डिंग के साथ कोई मटेरियल को टच कर दिया है। ऐसा अगर कोई भी एक्टिविटी हो जाता है जिसके कारण में इंपैक्ट होता है हमारा स्टेबिलिटी पे, जैसे कि हमारा स्कैफोल्डिंग का स्टेबिलिटी है वो मतलब जो स्थिरता है उसके ऊपर अगर कोई इंपैक्ट होता है या इफेक्ट होता है तो हम लोग को उसका इंस्पेक्शन री इंस्पेक्शन करना है। और जो लास्ट पॉइंट है प्रीवियर हैंडओवर एंड ट्रांसफर। कोई भी स्कैफोल्ड को हम लोग किसी को हैंड ओवर करते हैं, जैसे कि हमारा एक कंपनी स्कैफोल्डिंग का है, अगर हम दूसरे कंपनी के लिए स्कैफोल्ड बना रहे हैं तो उसको इंस्पेक्शन करके ही हम लोग हैंड ओवर करना है। तो उसको इंस्पेक्शन किया हुआ है ये इंश्योर करना है और तभी वो कंपनी को हम लोग हैंड ओवर कर सकते हैं। नहीं तो वो कंपनी अगर हम लोग को काम दिया है तो विदाउट इंस्पेक्शन वो तो एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसके ऊपर अगर टैग नहीं है, इंस्पेक्शन नहीं हुआ है तो उसके ऊपर उनका काम भी नहीं होगा, तो वो कंपनी भी क्यों एक्सेप्ट करेगी। इसके लिए हैंड ओवर करने से पहले या किसी दूसरे को हम लोग जैसे कि कोई लीव पर ही जा रहे हैं तो उसके पहले हम अगर हैंड ओवर कर रहे हैं, किसी रिलीवर है हमारा उसको, तो उसको पूरा इंस्पेक्शन करके उसको हम लोग को सही से उसको बताना है कि ये इंस्पेक्शन हुआ है या ये करना है या ऐसे एक्टिविटी यहाँ पे होने वाली है। तो ये है स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन कभी करना है हम लोग को, उसके बारे में ये जो पॉइंट थे। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम लोग जो इंस्पेक्टर है या जो हमारा सुपरवाइजर है या स्कैफोल्डर भी है वो सबको भी ये पॉइंट के बारे में मालूम होना चाहिए। एज ए HSC पर्सन भी अगर कोई जॉब करता है तो कब हम लोग को इंस्पेक्शन करना है ये मालूम होना चाहिए। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टेप बाय स्टेप स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन। तो दोस्तों स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन में ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बता दूं भाई ये स्कैफोल्ड है, इसका बेस प्लेट चेक करो, सोल बोर्ड चेक करो, ब्रेसिंग चेक करो, बेस लिप चेक करो, लेजर ट्रांसफॉर्म चेक करो, ये हो गया इंस्पेक्शन। ऐसे नहीं दोस्तों, एक स्टेप होना चाहिए या जो स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर है उसको मालूम होना चाहिए सबसे पहले कि हम लोग को क्या स्टेप से उसके उसी हिसाब से हम लोग को स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन करना है। क्योंकि ये सब है स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो इसमें इंक्लूड रहेगा इंफॉर्मेशन। सबसे जो पहला स्टेप है डॉक्यूमेंटेशन चेक। डॉक्यूमेंटेशन चेक्स में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले जहां पे हम लोग इंस्पेक्शन करने के लिए जाने वाले हैं वहां का परमिट को हम लोग एक बार चेक करेंगे, इंश्योर करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि ये जो परमिट है वो सही है कि नहीं है। सही है तो ही हम लोग वहां पे जाके हम लोग को उसका इंस्पेक्शन करना है। और सेकंड क्या है, उसमें जो स्कैफोल्ड हम जहां पे इरेक्शन किया है वो कॉम्पिटेंट पर्सन या ट्रेंड पर्सन या जो रिक्वायरमेंट रहता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसा जो भी है उन्हीं लोगों ने इरेक्शन किया है। कोई अनऑथराइज पर्सन या जो अनट्रेंड पर्सन है उसने इरेक्शन नहीं किया है। ये सबसे पहले इंश्योर करना है हम लोग को जब भी हम लोग स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डिजाइन रिव्यू। डिजाइन रिव्यू में क्या है, जहां पर भी हम लोग स्कैफोल्ड इरेक्शन किया है हो सकता है उसको डिजाइन के हिसाब से इरेक्शन किया हो और हम लोग जाके वो डिजाइन के हिसाब से ही हम लोग को इंस्पेक्शन भी करना है, क्योंकि हर एक टाइम में आपको 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर स्कैफोल्ड नहीं मिलेगा। एज ए स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर हाइट का भी स्कैफोल्ड के ऊपर जाके इंस्पेक्शन करना पड़ता है। तो आपको ये स्कैफोल्ड डिजाइन के हिसाब से बना है कि नहीं बना है, डिजाइन का रिक्वायरमेंट इसके लिए है कि नहीं है, तो उसी हिसाब से हम लोग को उसका इंस्पेक्शन करना है, उसको चेक करके। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा फाउंडेशन इंस्पेक्शन। तो जो सबसे पहले ये जो स्कैफोल्ड है जहां पर हमने इरेक्शन किया है तो उसका जो फाउंडेशन है जहां पर हमने बनाया है वो इंस्पेक्शन करना है। जो स्कैफोल्ड का जो फाउंडेशन है
तो फाउंडेशन में हम लोग को सबसे पहले इसका स्टेबिलिटी चेक करना है। कोई भी स्कैफोल्ड हो उसका स्टेबिलिटी सबसे पहले चेक करना है और उसको इंश्योर करना है कि ये सॉलिड सरफेस के ऊपर बना है कि नहीं बना है। अगर ये बना है तो ही उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे मड सील्स या जो सोल बोर्ड है उसका जरूरत है या सही से लगाया है कि नहीं है। उसके बाद बेस प्लेट, ये सब हम लोग फाउंडेशन में ही चेक करेंगे। नेक्स्ट है पॉइंट इरेक्शन एंड डिसमेंटल प्रोसीजर। तो दोस्तों ये जो स्कैफोल्ड इरेक्शन का हर एक कंपनी का प्रोसीजर होता है, या जो स्कैफोल्ड इरेक्शन का जो स्टैंडर्ड रहता है, उसी हिसाब से स्कैफोल्ड को इरेक्शन किया है कि नहीं किया है उसको पहले इंश्योर करना है। अगर किया है तो उसके बाद हम लोग को जो है इंस्पेक्शन के टाइम में चेक करना है। वो इंस्पेक्शन करने के टाइम में हम लोग को इंश्योर करना है कि एज पर स्कैफोल्ड इरेक्शन का जो प्रोसीजर है उसी हिसाब से इन्होंने इरेक्शन किया है, हम लोग चेक करेंगे। ये इंस्पेक्शन में हम लोग को चेक करना है। नेक्स्ट है इसमें कंपोनेंट एग्जामिनेशन। अभी जो कंपोनेंट है इसमें जो ट्यूब हमने यूज किया है जो स्टैंडर्ड के लिए है, हॉरिजेंटल है, डायगोनल है, रेलिंग के लिए है, जो हमारा प्लेटफॉर्म है वहां पे जो लेजर रोड ट्रांसफॉर्म दिया है, या जो भी अलग अलग टाइप के कंपोनेंट हो सकता है, इसमें क्लैंप है, लैडर है, ये सब कंपोनेंट को हम लोग को इंस्पेक्शन करना है। जैसे ही कंटिन्यूअस हम लोग जाते हैं तो इंस्पेक्शन करते करते उसके ऊपर जाना है, इंश्योर करना है। कोई भी जो स्कैफोल्ड में जो कंपोनेंट लगा है वो लूज नहीं होना चाहिए, वो इंश्योर करके ही हम लोग को उसके ऊपर में इंस्पेक्शन करना है। वो हम लोग को इंस्पेक्शन में इंश्योर करना ही है। हो सकता है कोई कपलर है वो लूज हो गया, कोई बेस प्लेट है वो सही से नहीं डाला है, या जो हमारा सोल बोर्ड है उसको सही से नहीं लगाया है, इसके कारण स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है, तो वो सब जो है उसको हम लोग को एग्जामिनेशन करना है कि सही जगह पे सही कपलर लगाया है कि नहीं, सही जगह पे सही ट्यूब लगाया है कि नहीं, हॉरिजेंटल सही है कि नहीं है, वर्टिकल, तो वो सब है वो कंपोनेंट जो भी लगने वाले वर्टिकल हॉरिजेंटल उसको इंस्पेक्शन करना है। नेक्स्ट है प्लम लेवल ब्रेस एंड टाइज। तो दोस्तों कोई भी स्कैफोल्ड हो, सपोर्टेड में क्या इंडिपेंडेंट टावर या बर्ड केज ऐसे अलग अलग टाइप हो, या हो सकता है वो हैंगिंग हो सकता है वो कैंटिलीवर स्कैफोल्ड हो, तो वो जो कोई भी स्कैफोल्ड रहेगा वो उसका जो प्लम मतलब सीधा होना चाहिए। अभी जो स्कैफोल्ड है वो सीधा है कि नहीं हम लोग किससे चेक करेंगे? मैग्नेटिक स्पिरिट लेवल एक। सेकेंड है हमने अगर लाइन से अगर 10 स्टैंडर्ड खड़े किए हैं तो उसको हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड के सामने अगर खड़े रहेंगे तो वो जो है उसके पीछे में जितने भी स्टैंडर्ड लगे हुए हैं वो हम लोग को नहीं दिखना है। ये जो स्ट्रेट जो सामने में जो हमारा है स्टैंडर्ड वही दिखना है। इससे क्या है वो प्लम है कि नहीं तुरंत ही इंश्योर हो जाएगा। हर एक टाइम में स्पिरिट लेवल नहीं करते रहना है, लेकिन सीधा अगर खड़े रहेंगे स्कैफोल्ड के सामने जितने स्टैंडर्ड लगे तो सबसे पहला वाला स्टैंडर्ड है वही हम लोग को दिखना है। बैक साइड का जो स्टैंडर्ड है उसके पीछे ही सीधे है। अगर पीछे के जो स्टैंडर्ड है वो भी दिख रहे हैं मतलब स्कैफोल्ड प्लम नहीं है, मतलब सीधा नहीं है। सेकेंड है उसमें लेवल के लिए भी आपको स्पिरिट लेवल का ही यूज करना है। लेवल मतलब उसका स्थिरता, जैसे कि कोई भी स्कैफोल्ड है वो हॉरिजेंटली पूरा अच्छे से लेवल ही होना चाहिए। कोई भी हॉरिजेंटल में जो कंपोनेंट हमने लगाया है, जैसे कि ये हमारा फर्स्ट लिफ्ट है या कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, वो लेवल में ही होना चाहिए। अगर लेवल में नहीं है, अप डाउन है, तो वो सही नहीं है, उसको सही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसमें जो ब्रेस लगने वाले हैं। स्कैफोल्ड में जो अलग अलग टाइप के हम लोग ब्रेसिंग यूज करते हैं। ये जो है ये जो ब्रेस है ये जो लेंथ के लिए दिया हुआ है, ये विड्थ के लिए दिया हुआ है। तो ये जो ब्रेसिंग है बॉटम से लेके टॉप तक मतलब हैंड रेलिंग तक नहीं, जहां पे प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म के नीचे तक वो जो भी है ब्रेसिंग वो दिया होना चाहिए। अभी ब्रेसिंग का भी एक अलग अलग क्राइटेरिया है, लेकिन इतना ही आज ध्यान रखना कि ब्रेसिंग पूरा जो है नीचे जो आप बॉटम है यहाँ पे ये जो ब्रेसिंग हम लोग यहाँ पे जो लगाएंगे वो जो नोड पॉइंट आता है इसको ये कितना है ब्रेसिंग, ये जो हमारा जो बेस लिफ्ट लगा है वहां से 300 mm के बीच में ही आना चाहिए, 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो ब्रेसिंग लगा है प्लेटफॉर्म का जो बेस है वहां तक होना चाहिए, ये इंश्योर करना है। और जो टाइज है, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो टाइज रिक्वायर्ड है इसमें, जैसे कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टाइज में हम लोग एक बेसिक अगर रेशियो ले लेंगे तो 16 स्क्वायर मीटर में मतलब 4 मीटर वर्टिकल 4 मीटर हॉरिजॉन्टल में वो जो स्कैफोल्ड है वो टाई होना ही चाहिए। तो वो सब इंश्योर करना है स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन में। नेक्स्ट है इसमें गार्डरेल एंड टो बोर्ड। तो दोस्तों ये जो गार्डरेल और टो बोर्ड है, जैसे कि हम लोग ये जो स्कैफोल्ड तो इरेक्शन कर दिया, लेकिन जो गार्डरेल और जो टो बोर्ड है उसको भी वो भी इंस्पेक्शन करना है। हमारा जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है या जो लिफ्ट वाला जो प्लेटफॉर्म है उसके एज में
पूरा साइड से कवर होना चाहिए, जिससे कोई भी मटेरियल फॉल नहीं होना चाहिए। उसका हाइट मैक्सिमम 150 होना चाहिए। उसके बाद जो मिड रेल है और टॉप गार्ड रेल, वो भी बहुत जरूरी है। जहां पर भी हम लोग काम करने वाले हैं या जहां पे हमारा जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है या वर्किंग प्लेटफॉर्म है, तो दोनों जगह पे हम लोग को मिड रेल और टॉप गार्ड रेल ये जरूरी है और इसको इंश्योर करना है। और वो जो गार्ड रेल और टॉप रेल है वो एक बार चेक करना है कि ये फिक्स कपलर के साथ ही लगा होना चाहिए या राइट एंगल कपलर के साथ ही लगा होना चाहिए। इसमें सिंगल कपलर नहीं अलाउ करना है हम लोग को, नहीं तो कोई भी बोलेगा यार सिंगल कपलर से लगा है, क्या इश्यू आएगा, ये भी तो एक कपलर ही है, इससे भी तो अच्छा टाइट है। लेकिन सिंगल कपलर का कैपेसिटी बहुत ही कम रहता है, इसके लिए फिक्स कपलर या जो राइट एंगल कपलर है उसी से हम लोग को लगाना है। उसके बाद है हमारा प्लेटफॉर्म इंस्पेक्शन। जो हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म हो या लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, उसका इंस्पेक्शन बहुत ही जरूरी है। जहां पर भी हम लोग स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन करने के लिए जाएंगे तो ये इसमें मेन मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, कोई भी प्लेटफॉर्म है उसमें ये इंश्योर करना है कि मेन ट्रांसोम दिया है कि नहीं है। मेन ट्रांसोम नहीं है तो प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जहां पर कहीं पर भी ऐसे देखा होगा आपने कि फिक्स कपलर के साथ मेन ट्रांसोम और लेजर लगाया जाता है, लेकिन लेजर को और जो मेन ट्रांसोम को है लगाया जाता है और उसी के ऊपर प्लैंक रखा जाता है। ऐसा एक्सेप्ट नहीं करना है। रूल्स यही बोलता है हम लोग को मेन ट्रांसोम सबसे पहले राइट एंगल कपलर के साथ लगाना है, उसके ऊपर लेजर और उसके ऊपर जो इंटरमीडिएट ट्रांसोम जो आने वाले या जो सिंगल कपलर से हम लोग लगाते हैं वो उसके के ऊपर में हमारा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो वो हम लोग को इंश्योर करना है। उसके बाद जो हमारा जो प्लैंक या जो बोर्ड है उसके ऊपर में हम लोग जहाँ पे हम लोग प्लेटफॉर्म बनाने के जिसके ऊपर हम लोग खड़े होकर काम करने वाले हैं, उसमें जो क्लैंप लगे हुए हैं, जो बटरफ्लाई क्लैंप बोल सकते हैं या आप बोर्ड क्लैंप बोल सकते हैं, उसको अच्छे से चेक करना है। क्योंकि बोर्ड क्लैंप बहुत जो स्कैफोल्डर रहते हैं वो लूज रखते हैं, क्योंकि वो आसानी से पता भी नहीं चलता है लूज है कि नहीं है। उसके लिए जो प्लेटफॉर्म इंस्पेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो प्लेटफॉर्म के ऊपर में जो गार्ड रेल है, प्लेटफॉर्म के ऊपर में हम लोगों ने देखा अभी टो बोर्ड और गार्ड रेल या जो मिड रेल है या एडिशनल गार्ड रेल रिक्वायर्ड है कि नहीं है, वो भी हम लोग को एक बार इंस्पेक्शन अच्छे से करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सेस पॉइंट। एक्सेस के लिए हम लोग लैडर ही यूज करते हैं। ये जो लैडर है या जो एक्सेस पॉइंट है, सबसे पहले जहां से हम लोग शुरू करते हैं वहां पे कोई भी लैडर के सामने हमारा जो है ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, कोई केबल नहीं होना चाहिए या कोई ऐसे कोई मटेरियल नहीं रखा होना चाहिए, जिससे हम लोग को इन केस इमरजेंसी में अगर हम लोग को यहाँ से उतर के हम लोग को फ्री एक्सेस होना चाहिए, जहां से हम लोग आराम से निकल सकते हैं। उसके बाद ये जो लैडर है इसको जो सिक्योर किया गया है देख लेना है आप लोग को। अगर 6 मीटर लैडर अगर आप यूज करते हैं तो आपको इसमें 3 जगह पे सपोर्ट लगाना है, एक बॉटम, टॉप और एक मिडल। तो ये 3 जगह पे सपोर्ट लगाया है कि नहीं है, या उसको जो लैडर का क्लैंप है उसके लैडर क्लैंप है उसके साथ सही से सिक्योर किया है कि नहीं है, वो चेक करना है। अगर जो हमारा जो टावर बनने वाला है या जो स्कैफोल्ड बनने वाला है उसका अगर हाइट ज्यादा रहता है तो हम लोग को जिगजैग टाइप में लैडर देना है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। यहाँ पे आएगा लैंडिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पर ऐसा लैंडिंग प्लेटफॉर्म 4.8 मीटर पे ही देना है। 6 मीटर अगर लैडर यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा में हम लोग को लैंडिंग प्लेटफॉर्म नहीं देना है। अगर लैडर को हम लोग स्कैफोल्ड के अंदर से रखते हैं, ये जो लैडर का जो सामने का जो गैप है जहां से हम लोग अंदर एंट्री करते हैं, जहां पे ये जो हमारा ड्रॉप बार लगा हुआ है, जहां से हम लोग एंट्री करते हैं वहां पे 3 प्लैंक से ज्यादा, 3 प्लैंक मतलब 3 बोर्ड मतलब 225 का एक बोर्ड रहता है, 450 और 675। यहां पे मैक्सिमम 675 से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, इसको इंश्योर करना है जहां से हम लोग लैडर से अंदर जाएंगे। अगर वही लैडर सेंटर प्लेटफॉर्म के अंदर में लगा हुआ है, सेंटर में ही लगा है, जैसे कि पूरा ये प्लेटफॉर्म है और उसके बीच में से ही हम लोग लैडर से आ रहे हैं, तो वहां पे मैक्सिमम 4 प्लैंक का जो है गैप होना चाहिए। 4 प्लैंक का गैप मतलब कितना हो गया, ये जो बॉक्स बनाएंगे वो 900 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसको इंश्योर करना है स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन में। नहीं तो कहीं कहीं क्या होता है, ये जो लैडर से जाते हैं और ये जो स्टैंडर्ड का जो डिस्टेंस है अगर 1.5 मीटर है तो कोई 1.5 मीटर ही रख देता है आने जाने के लिए। इससे क्या हो जाएगा, कोई भी आदमी आएगा, ज्यादा अगर डिस्टेंस रहेगा हो सकता है लैडर पकड़ने से पहले ही गिर जाए। ये जो बॉक्स जो सेंटर से हम लोग जो लैडर हम लोग लगाते हैं प्लेटफॉर्म के बीच में, तो उसमें क्या है, ज्यादा अगर गैप रहेगा या हम लोगों ने 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर रखा है तो हो सकता है डायरेक्ट आदमी सेंटर से ही नीचे आ जाए। तो उसके लिए इंश्योर करना है खाली एक साइड से हम लोग टॉप गार्ड रेल मार के छोड़ देना है, जहां से हम लोग
प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने वाले हैं। जैसे कि अगर दोनों साइड यहाँ पर भी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ से जो अंदर एंट्री करने वाला उधर ही एक सिंगल मतलब टॉप गार्ड रेल है वो मारना है, उसको देना है। नहीं तो जो तीनों साइड से है हम लोग को डबल गार्ड रेल, डबल रेलिंग मार के रखना है, मिड रेल और टॉप गार्ड रेल और टो बोर्ड भी, ये ध्यान रखना है स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन के टाइम में। उसके बाद है लोड कैपेसिटी असेसमेंट। तो दोस्तों जब भी स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन के लिए आप जाएंगे या जो स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर जाता है या जाएगा, स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर जो भी इंस्पेक्शन के लिए जाएगा, वो जो स्कैफोल्ड लोड का जो कैपेसिटी रहती है, जैसे कि ये लोड कैपेसिटी मतलब वेरी लाइट, लाइट या जनरल पर्पस ड्यूटी या हेवी ड्यूटी, उसी हिसाब से ही हम लोग को उसके ऊपर में लोड देना है। अगर वेरी लाइट में अगर 75 kg मीटर पर स्क्वायर है तो वही उसी हिसाब से हम लोग को उसके ऊपर लोड देना है, या जो स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन का जो टैग रहता है उसके ऊपर में टिक करना है। नहीं तो अगर वेरी लाइट ड्यूटी का स्कैफोल्ड बनाया और हेवी ड्यूटी का जाके उसके ऊपर में एक्टिविटी मतलब जो है परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, इससे क्या हो जाएगा, स्कैफोल्ड कोलैप्स हो जाएगा या गिर जाने का चांसेस हो सकता है, या स्कैफोल्ड जो कंपोनेंट है वो भी डैमेज हो जाएंगे या सैगिंग हो सकता है। इसके लिए जो लोड कैपेसिटी जो है उसको एसेस करना है या उसको हम लोग को चेक करना है कि जो काम के लिए बना है उस हिसाब से स्कैफोल्ड है कि नहीं है। नेक्स्ट है वेदर कंडीशन। इसके पहले भी मैंने बताया कि स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन के टाइम में वेदर कंडीशन बहुत जरूरी है। जैसे कि जहां पर भी हाई विंड स्पीड है या हाई विंड स्पीड कभी कभी सडनली आता है, ऐसे समय में हम लोग जो स्कैफोल्ड बनाया है वो प्रॉपर तरीके से बनाया है कि नहीं है, या वो जो जितना स्पीड में अगर विंड यहाँ पे चलता है या जो फ्लो हो रहा है उस हिसाब से हमारा स्कैफोल्ड सही से खड़ा रहेगा कि नहीं है, इसको इंस्पेक्शन करना है। उसी हिसाब से जो टाई है, लाइट ड्यूटी टाई है, मीडियम ड्यूटी, लाइट ड्यूटी, जनरल ड्यूटी, वेरी लाइट, जो टाइप का टाई चाहिए वो हम लोग को देके उसको सही से उसको स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना है। इसके लिए वेदर कंडीशन बहुत जरूरी है दोस्तों, ये बात को ध्यान रखना। स्पेशली अगर आप गल्फ में काम कर रहे हैं तो भी, या किसी फॉरेन कंट्री में भी जहाँ पे वेदर कंडीशन सडनली चेंज हो जाता है या विंड स्पीड भी सडनली बढ़ जाता है, ऐसी जगह पे भी आप लोग को इंश्योर करना है। ऐसी जगह पे स्पेशली आपको इंश्योर करना है कि ये जो वेदर कंडीशन के हिसाब से हमारा स्कैफोल्ड सही है कि नहीं है। उसके बाद है रेगुलर इंस्पेक्शन। तो दोस्तों ये जो रेगुलर इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन हमारा जो विजुअल इंस्पेक्शन है, हम लोग जैसे कि हमारा जो ड्यूटी चालू होता है उसके बाद ही हम लोग विजुअल इंस्पेक्शन करना है वो स्कैफोल्ड का। नहीं है नया जब बनता है तब करना है, कब कब करना है हम लोगों ने देखा है। रेगुलर इंस्पेक्शन में हम लोगों ने देखा इसके पहले वाले पॉइंट में कि इंस्पेक्शन कब कब होना चाहिए, तो उसी हिसाब से जैसे कि वीकली है तो वो रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए, या मॉडिफिकेशन होने के बाद होना चाहिए, या नया कुछ स्कैफोल्ड इरेक्शन होता है तो होना चाहिए, वो ध्यान में रखना है और वो इंस्पेक्शन करना ही है हम लोग को। और सबसे जो लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन कौन कौन कर सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन कौन कौन कर सकता है। तो एक तो जो हमारा कॉम्पिटेंट पर्सन है स्कैफोल्ड के लिए वो स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन कर सकता है। उसके अलावा जो स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर है जिसके पास जो थर्ड पार्टी या जो वैलिड उसका जो ट्रेनिंग का जो कार्ड है, उसी आदमी को स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन के लिए अलाउ कर सकते हैं। नहीं तो बाकी आपका डिजिग्नेशन कुछ भी हो, आप मैनेजर ही भले हो, किसी प्रोडक्शन के मैनेजर हो या सेफ्टी के मैनेजर हो, आपने अगर वो स्कैफोल्ड इरेक्शन का जो ट्रेनिंग है वो थर्ड पार्टी का अगर किया नहीं है तो आपको अलाउ नहीं करेगी कंपनी, या रूल के हिसाब से आप वो स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन नहीं कर सकते। उसके लिए जो कॉम्पिटेंट पर्सन और जो कॉम्पिटेंट स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर है उन्हीं लोगों को ये जो अथॉरिटी है वो इंस्पेक्शन का दिया जाता है। उसके बाद जो क्वालिफाइड पर्सन है जैसे कि स्कैफोल्ड में जो इंजीनियर है वो लोग ड्राइंग या डिजाइन देते हैं, उसी हिसाब से स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करता है। तो अभी जो स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन है इसमें भी इंस्पेक्टर है उसमें भी अलग अलग रहता है। स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर या जो स्कैफोल्डिंग के जो डिजिग्नेशन है इसके ऊपर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए एक बात बता के रखता हूं, जो स्कैफोल्ड बेसिक इंस्पेक्शन अलग है और स्कैफोल्ड एडवांस इंस्पेक्शन अलग है। तो स्कैफोल्ड के ये जो हमारा जो सपोर्टेड बोस जो स्कैफोल्डिंग है वो बेसिक इंस्पेक्टर ही उसको इंस्पेक्शन कर सकता है, या जो कॉम्पिटेंट पर्सन है वो कर सकता है। लेकिन जो एडवांस इंस्पेक्टर है वो जो है स्कैफोल्ड जो डिजाइन के हिसाब से बना है वो कर सकता है। हैंगिंग या सस्पेंडेड टाइप का स्कैफोल्ड, ये सब कैंटिलीवर स्कैफोल्ड है, ये सब इंस्पेक्शन करने के लिए एडवांस स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर ही होना चाहिए, उसी को ही ऑथराइज किया जाता है। जो स्कैफोल्ड का जो ट्रेड है उसके बारे में एक दिन हम लोग वीडियो जरूर बनाएंगे कि बेसिक इंस्पेक्टर और एडवांस इंस्पेक्शन, एडवांस इंस्पेक्टर क्या है। अभी आप लोग के मन में ये आएगा मेरे पास तो थर्ड पार्टी का
एडवांस इंस्पेक्टर करके कोई ट्रेनिंग नहीं है, मेरा जस्ट स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर, मेरा तो सिर्फ स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर ही ट्रेनिंग है। तो दोस्तों आपको ये बात बताना चाहूंगा, एडवांस इंस्पेक्टर ये जो है CISRS के हिसाब से चाहिए, लेकिन अगर आप STI, TUV या कोई भी थर्ड पार्टी का ट्रेनिंग करते हैं तो उन लोगों का जो ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल रहता है या जो ट्रेनिंग का जो पोर्शन रहता है या जो ट्रेनिंग के जो चैप्टर्स रहते हैं उसके अंदर में जो स्कैफोल्ड का जो हैंगिंग स्कैफोल्ड हो या सस्पेंडेड हो या अलग अलग टाइप के जो ऑल स्कैफोल्ड है वो इंक्लूड रहते हैं। इसके लिए आपको वो ऑथराइज किया जाता है कि आप स्कैफोल्ड कोई भी टाइप का स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन कर सकते हैं। लेकिन CISRS का जो ट्रेनिंग है उसमें जो सस्पेंडेड स्कैफोल्ड है या कैंटिलीवर स्कैफोल्ड है वो एडवांस इंस्पेक्टर ही उसको इंस्पेक्शन कर सकता है, नहीं तो जो नॉर्मल जो बेसिक इंस्पेक्टर है वो जो सपोर्टेड स्कैफोल्ड है उसी टाइप का स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन कर सकता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन। आप लोग एक बात को समझ लेना है, मैंने एक एक इसमें चीज इसके लिए नहीं दिखाया क्योंकि ये एक सपोर्टेड स्कैफोल्ड है और ये 2 मीटर या 3 मीटर 4 मीटर का हो सकता है, लेकिन जो स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर का है ड्यूटी 2, 3, 4 मीटर तक नहीं है। हम लोग को अलग अलग जगह पे हम लोग को 50 मीटर 60 मीटर 80 मीटर हाइट तक भी आता है। तो उसके लिए हम लोग को ये एक इंस्पेक्शन का ये पॉइंट दिखाया ऐसा इंस्पेक्शन नहीं चाहिए। हम लोग को ये जो स्टेप है, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, डिजाइन रिव्यू हो गया, फाउंडेशन हो गया, स्कैफोल्ड इरेक्शन और डिसमेंटलिंग का जो प्रोसीजर हो गया या कंपोनेंट एग्जामिनेशन हो गया, प्लम, लेवल, ब्रेस्ट, टाइज, गार्डरेल, टोबोर्ड, प्लेटफॉर्म इंस्पेक्शन, एक्सेस पॉइंट, लोड कैपेसिटी असेसमेंट, वेदर कंडीशन, रेगुलर इंस्पेक्शन, ये सब पॉइंट उसमें कवर होने ही चाहिए, तभी आप एक अच्छे स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर बन सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल ऐसे स्कैफोल्ड में ये दिखाया भाई आपको ये इंस्पेक्शन करना है और बाद में पता चला ऐसा टाइप का स्कैफोल्ड ही नहीं आपके इधर बन रहा है। इसके लिए मैंने इसमें एक एक ऐसा नहीं दिखाया, लेकिन ये जो स्टेप है उसी हिसाब से क्या क्या आ रहा है वो आप लोग को सीखने को आज मिला है। जो स्टेप के हिसाब से जो जो आ रहा है वो मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों ये बात को ध्यान रखना है कि स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का जॉब है, उसको सही से ही करना है, नहीं तो बाद में कोई अगर आदमी ऐसे बोलता है कि मेरी कंपनी नहीं मान रही थी बात, मेरी कंपनी हेल्प नहीं करती है, मेरी कंपनी सपोर्ट नहीं करती है, तो आप अपना काम सही से करिए। आप डॉक्यूमेंटेशन से लेके जो इंस्पेक्शन है वो अच्छे से कीजिए, ट्राई कीजिए, जितना हो सकता है हम लोग जो कल्चर है उसको डेवलप करना है, क्योंकि आपने स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन किया है इसके लिए कोई कंपनी आपको निकालेगी नहीं। अगर आपको एज ए स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर रखा है तो आपका वो ड्यूटी बनती है, तो आप कंपनी को वो बात को समझाना है। उसके लिए आपको ये इंपॉर्टेंट ऑफ दिस स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन ये इसके लिए बताया मैंने क्योंकि कंपनी को समझाओ कि ये इससे हम लोग को ये स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन का जो बेनिफिट्स है ये है। अगर ये जो पॉइंट मैंने बताया है ये कंपनी के जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनको समझाएंगे आप, तो वो लोग आपको सपोर्ट जरूर करेंगे। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन। धन्यवाद दोस्तों।